हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दो तीन सवालों के ऐसे वीडियो बनाए जाएं जो कि नीट, आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स इनके क्वेश्चन पेपर में कभी आए हों या फिर इनका फाउंडेशन आपका तैयार हो जाए। क्योंकि जो बुक के क्वेश्चन है ना, उनको करने से हमें ये तो पता चलता है कि काम कैसे करना है, लेकिन जब थोड़ा सा लेवल अप की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी बुक्स जो है वो थोड़ा सा लैग कर जाती है। एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत बढ़िया हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल फिर आप पारंगत हैं। लेकिन जब आरबीएससी की बात की जाए तो आरबीएससी आपके कॉन्सेप्ट तैयार कर देती है। नो डाउट आरबीएससी की बुक के कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सवाल लेवल बढ़ता जाता है ना बच्चों, तो फिर एक प्रैक्टिस भी आता है। क्योंकि अगर सवाल देखा हुआ होता है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये आप भी मानते हो कि अगर एक बार सवाल देखा हुआ है हम जल्दी से कर लेंगे उस सवाल को। लेकिन सवाल देखा हुआ ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिमाग ऐसे चक्कर आने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ हर एक चैप्टर में से 30-40 क्वेश्चन का ऐसा पार्ट तैयार करेंगे जिससे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपके पास में आ जाए। मैं कुछ ऐसी कोशिश करने की सोच रहा हूँ और वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपका सपोर्ट मिला तो ठीक है, तो उस चीज़ को हम कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब आप उसमें सपोर्ट करेंगे बच्चों। ऑलराइट, तो उन वीडियोस को भी देखना जब मैं डालना चालू करूँगा। ओके, ऑलराइट, तो आज का पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बच्चों प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म आपको पता है कैसा होता है। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रिज्म कैसा दिखाई देता है ना। आप प्रैक्टिकल भी करोगे 12th के अंदर। प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल भी है जिसके अंदर आपको प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना पड़ेगा। विचलन कोण क्या होता है बच्चों? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण होता है, उनके कोणों के मध्य जो अंतर होता है देखा जाए तो वही विचलन कोण है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। ये हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डेल एम, या फिर बुक्स में इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि प्रिज्म दिखता कैसा है वास्तविकता में। तो आप जब इस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन करो, इस चीज को कि ये कैसा है ना, इसे सोचो एक बार के लिए, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 3 आयताकार शेप हैं। 3 आयताकार शेप कैसा? तो ओके, अभी तो मेरे पास में नहीं है। देखो, एक आयत, जैसे ये मान लीजिए मेरा हाथ हो गया, फिर एक ऐसा सरफेस आएगा आयतकार, एक ऐसा सरफेस आएगा, और इन 3 आयत से और ऊपर 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और 3 आयत मिलकर के जो एक बंद आकृति बना लेते हैं बच्चों, उस बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिज्म बोलते हैं। सामान्यतः प्रिज्म कांच का बना होता है, सामान्यतः, ठीक है। हम मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं बच्चों वो एक समबाहु प्रिज्म के लिए कार्य करते हैं, इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए काम करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। अब टॉपिक क्या है हमारा प्रिज्म से रिलेटेड? तो प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों, मैं टॉपिक लिख देता हूं, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब ये होगा कैसे? तो देखिए, समझते हैं हमें कैसे निकालना। देखिए, जब भी अपवर्तन आएगा ना बच्चों, ये ध्यान में रखना है, स्नेल का नियम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होने ही वाला है, वो होकर ही रहेगा। तो स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 या फिर n2, है ना। प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, ऐसा ये स्नेल ने बताया था, ठीक है। और हमें इस वाले पर्टिकुलर डेरिवेशन में और क्या करना है? हमें न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाएं और थोड़ा सा बड़ा बनाएं डायग्राम को, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो जाएगा आपका, इसे नाम देते हैं प्रिज्म ए, बी,
सी है, ठीक है। और ये जो ए पर बना कोण है ना बच्चों, इसे प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये कोण ए आप लिखेंगे और ये क्या है बच्चों, प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण। प्रिज्म के दो फलकों के मध्य बना कोण ही क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ये फलक कौन से, जिनसे अपवर्तन होता है, दो अपवर्तक फलक ये और ये, ठीक है। तो इनके मध्य बना कोण ही क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा, अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण। अगर अपवर्तन इन दोनों फलकों से होता तो इनके मध्य वाला कोण प्रिज्म कोण देखा जाता, ये ध्यान में रखिएगा। तो अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण, जिन फलकों से अपवर्तन हो रहा है ना, उन फलकों के मध्य बने कोण को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिज्म कोण बोलेंगे। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मान करके चल रहे हैं वो समझिए। हम मानते हैं, समझना, कि कोई भी प्रकाश की किरण, इस तरफ हमने बोला कि हवा है, कोई माध्यम है जो विरल माध्यम मान लो, है ना। ऐसा मैं विरल माध्यम बोल देता हूँ, हवा बोल देता हूँ, किस तरफ हवा है। और ये प्रिज्म का कांचवाच होगा, ये खुद प्रिज्म है। इस तरफ वापस क्या है बच्चों, हवा है। अब यहां पर ये मान करके चलते हैं कि ये आपतित प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया P और ये बिंदु शायद Q मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही किरण हवा से प्रिज्म में जाएगी तो सीधी सी बात है इसका अपवर्तन होगा। कैसा अपवर्तन होगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर एक अभिलंब बनाओ। अभिलंब कैसा, प्रिज्म से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, या फिर ये 90 डिग्री का एंगल है ना। एक तो ये 90 और ये 90। अभिलंब तो क्या होना चाहिए, सरफेस से 90 डिग्री। सरफेस कौन सी, ये वाली सरफेस, ठीक है। इससे 90 डिग्री, तो एक लाइन ऐसी खींच दी, ठीक। अब देखो, जब भी कोई किरण जो है वो विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है बच्चों, उसका अपवर्तन होता है और वो हम कहते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसे जाना ऐसा चाहिए था यूं, ठीक है, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस ओर मुड़ेगी, तो यूं जाना चाहिए था लेकिन ऐसे चली जाएगी, ठीक। जाना कैसा चाहिए था इसे, ऐसा, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जाती कैसे है, अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण ऐसी चली जाती है। ये मान लेते हैं ऐसी गई है, ठीक। चलिए, अब ये सघन माध्यम में ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक इसने, और फिर ये सघन से किस में जा रही है, विरल की ओर जा रही है। जब ये सघन से विरल की ओर जा रही है तो वापस से इसका क्या होगा बच्चों, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, आंसर है एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये सघन से विरल में जा रही होगी तो क्या होगा बच्चों, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसे जाना ऐसे चाहिए था और अभिलंब से दूर हटना है तो ये नीचे की ओर झुक जाएगी, ऐसा, इस तरफ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये काम होगा। तो ये P Q इधर मैं लिख देता हूं बिंदु, ये शायद R होगा और इसे S लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो PQ है वो आपतित किरण है और ये RS जो है ये निर्गत किरण है। ये कौन सी किरण है बच्चों, इसे निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक। और विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बना कोण। तो ये आपतित किरण ऐसी, और इसको अगर मैं पीछे मिलाऊं, किसको, निर्गत किरण को, तो ये यहां पर आप देखेंगे कि ये एक कोण बन रहा होगा। इससे विचलन कोण क्या कहा जाता है, डेल कहा जाता है। ये विचलन कोण है बच्चों, डेल। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला कोण क्यों नहीं लिया, ये बाहर वाला ही क्यों लिया। बच्चों, कोण की भी एक खास बात होती है। कोण बनता कहाँ है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोण बनता है रे के बीच में, और रे की डायरेक्शन या तो उस बिंदु से जाती हुई होनी चाहिए या फिर रे की डायरेक्शन उस बिंदु की ओर आती हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच वाला कोण ये आती हुई, और ये भी कोण माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बिंदु से ये दोनों रे बाहर भी निकल रही हैं, ये कोण है ना। लेकिन अगर आप बोलो कि एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है, और आप बोलो कि ये कोण है,
नहीं बच्चों, ये कोण नहीं माना जाएगा। कौन सा कोण माना जाएगा? तो आंसर बोलेंगे कि ये रे ऐसे जाएगी, ये किरण ऐसे जाएगी, तो इनके बीच का कोण थीटा ये माना जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। उस पर्टिकुलर बिंदु से दोनों किरणें या तो बाहर की ओर जाती हुई हो या फिर दोनों किरणें उस बिंदु की ओर आती हुई होनी चाहिए, तो फिर उस बिंदु पर कोण मापा जाता है। ये बात ध्यान में रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर विचलन कोण कौन सा हुआ? ये, क्योंकि इस बिंदु से ये भी बाहर की ओर है और ये भी बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इसलिए ये विचलन कोण है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमें जो चीज प्रदर्शित करनी है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है बच्चों, इसे आपतन कोण आई लिखेंगे। फिर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, इसे निर्गत कोण ई लिखेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। निर्गत कोण एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। फिर ये पहला फलक, इस पहले फलक के कारण ये आपतित कोण हो गया, और इस पहले फलक के लिए R1 जो है ये वाला R होगा ना, अपवर्तन कोण, R1 लिखेंगे अपन। ठीक, फिर इसके आगे चलो, ये आपतित किरण है इस फलक के लिए और ये अपवर्तित किरण है इसी फलक के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पर एक कोण देख रहे हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसे R2 लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये R2 क्यों लिख रहे हो? तो बच्चों जब यहाँ पे R1 लिखा है तो अंदर बन रहा था ना, इसलिए R के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये अपवर्तन कोण नहीं, ये कौन सा कोण है? R2 इस समय आपतन कोण है। कौन से फलक पर आपतन कोण? AC फलक पर आपतन कोण है। ठीक है, और E कौन सा है? अपवर्तन कोण, क्योंकि दूसरे माध्यम में है ना, तो अपवर्तन कोण हो गया। इस फलक के लिए E अपवर्तन कोण है, और वैसे इसको क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। E को क्या बोलते हैं वैसे बच्चों? निर्गत कोण बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और क्या ध्यान में रखना है? हम बोल रहे हैं कि ये जो बाहर वाला माध्यम है ना, इसका अपवर्तनांक μ1 है, और ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक μ2 है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी हो गई। डायग्राम पता चल गया क्या क्या डायग्राम में इंडिकेशन देना है? मिनिमम से मिनिमम इतना इंडिकेशन तो हमें देना ही है। ठीक है, चलिए फिर और क्या क्या इंडिकेशन दे सकते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। डेरिवेशन जब हम करेंगे, मतलब डेल की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ध्यान में रखना इसमें लगभग 10 समीकरण बनेंगे, तो घबराना मत, क्योंकि समीकरण हर दूसरी लाइन में बन जाएगा। ठीक है, बस एक प्रोसेस ध्यान में रख लेना कि इस प्रोसेस के तहत हमें काम करना है। ओके, तो बिंदुओं के नाम देखो, तुमने बोला ABC नाम दे दिया, PQRS ये भी नाम दे दिया। ये दो बिंदु अभी भी रह रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं का नाम दे दो ABC, इसको नाम दे देते हैं D और इसको नाम दे देते हैं E। हो गया काम, है ना? तो ये नामकरण भी हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे देखो बच्चों, मेरे को अगर विचलन कोण निकालना हो तो विचलन कोण कैसे निकाला जाएगा? तो हमने बोला एक त्रिभुज है QRD, इस QRD को देखा जाए तो इसका बहिष्कोण है ये डेल, है नहीं है? ठीक है, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो अंदर वाले कोणों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो फिर ये डेल निकल जाएगा। ऐसा ही है, मैंने मेरी सुविधा के लिए या फिर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन दोनों कोणों को अलग से नाम दे दिया। इस वाले कोण को तो नाम दिया x और इस वाले कोण को नाम दे दिया y। ठीक है, अलग से नाम दे दिया इनको कि एक तो है x और एक है क्या? y। तो डेल बराबर क्या होगा? x प्लस वाई, और x और y का मान निकल गया तो फिर डेल का मान भी निकल जाएगा। तो डेल तो इस तरीके से निकालेंगे। फिर आपतन कोण I निकालना है और अपवर्तन कोण R भी निकालना है। क्यों? क्योंकि साइन I अपॉन साइन R करना है, ताकि हम इसका प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, काम करने के लिए थ्योरी में आपको बता देता हूँ कि माना किसी प्रिज्म का ABC एक त्रिभुजाकार भाग है जिस पर PQ प्रकाशिक किरण I आपतन कोण से आपतित हो रही है, तथा प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात RS निर्गत किरण प्राप्त होती है। यहाँ A
प्रिज्म कोण कहलाता है, जिसे प्रिज्म के अपवर्तक फलकों का कोण या अपवर्तन कोण भी कहते हैं या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। प्रिज्म का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 है। μ2 माध्यम के सापेक्ष बोल रहे हैं ना, के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। तथा यहाँ आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इतना लिखना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं कि डेरिवेशन में आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन करना चालू करता है बच्चों। देखिए डेरिवेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे विचलन कोण की। तो हमने बोला कि त्रिभुज QRD, देखिएगा क्या लिखना है हमें, त्रिभुज QRD में विचलन कोण डेल एक बहिष कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, बहिष कोण है। अतः क्या होगा भाई, बहिष कोण के लिए हम क्या लिखते हैं, बहिष कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण कौन से थे, एक्स और वाई थे, ये मैंने आपको बताया। तो के योग के बराबर, ये हमारे लिए क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। देखो पहली लाइन में समीकरण बन गया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समीकरण बनने वाला है। हर दूसरी लाइन में समीकरण है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, डेल को निकालने के लिए एक्स और वाई को सोल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई अगर मैं देखूं तो आप देखो ये दो किरणें ऐसी दिख रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि आई जो है वो x + r1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है कि चित्र से Q बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से, तो हमने क्या लिखना है, उपरोक्त चित्र में Q बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि I बराबर x + r1 लिख सकते हैं ना, x + r1 ये पूरा कोण आएगा, ठीक, किसके बराबर, I के बराबर। हमें क्या निकालना है, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, r1 को उठा करके इधर पटको, ये प्लस का था, इधर आता है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, I - r1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, इसे कह दिया हमने समीकरण नंबर 2। पता चल गया। अब अगर हमने Q पे ऐसे देखा है तो ऐसा कैसा R पे भी देखा जाना चाहिए। देखो ये हो रही है ना, E जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, y + r2 के, शीर्षाभिमुख कोण है, तथा बिंदु R पर क्या होगा बच्चों, E = y + r2। तो फिर y बराबर क्या होगा, E - r2 होगा क्या, r2 को इधर लेकर क्या हो, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो x और y का मान मिल गया, किस में रखेंगे बच्चों, 1 में रख देंगे। तो हमने क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है। चलिए क्या होगा बच्चों, 2 और 3 से मान रखेंगे तो डेल बराबर आएगा, x की जगह तो मैं लिखूंगा I - r1 और y की जगह लिखेंगे
ई माइनस R2। तो टोटल क्या हो जाएगा, देखो प्लस को एक साथ लिखो तो ये होगा I प्लस ई, और माइनस का ही R1 है और माइनस का ही R2। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? ये ऐसा लिखा जा सकता है। फिर माइनस को यहाँ पर क्या लिया जा सकता है बच्चों, कॉमन लिया जा सकता है। तो डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। बताओ भाई, माइनस को कॉमन लेंगे तो फिर तो अंदर प्लस का ही होगा। ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इस समीकरण नंबर 4 में क्या अलग सी चीज मिली। तो हमें ये पता था आपतन कोण है, ये ई निर्गत कोण है। R1 और R2 देखो तो एक त्रिभुज के अंदर फंसे हुए कोण है। ये कौन सा त्रिभुज था, QRE। इस त्रिभुज में ये फंस गए ये कोण। ठीक है, फंस गए तो कैसे काम करेंगे, तो हमें पता है कि त्रिभुज के लिए, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस कोण E बराबर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे कैसे लिखना है वो समझिए। तो हमने लिखा त्रिभुज, समझिएगा त्रिभुज कौन सा है बच्चों, QRE, यही है ना, QRE में। ठीक है, क्या होगा, R1 पहला कोण, दूसरा कोण R2 और तीसरा कोण जो E पर बन रहा था, जिसे मैं E ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक काम तो ये बैठा हमारे पास में, इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो एक तो ये आया। मैं R1 प्लस R2 का मान निकालना चाहता हूं, ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा। एक और चीज है बच्चों, ये जो E है ना, वो एक चतुर्भुज में फंसा हुआ है। चतुर्भुज देख रहे हो, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ, 360 होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है। जब मैं यूं बात करता हूं ना इस लाइन की, तो ये लाइन अभिलंब है, और आप जब ऐसा देखते हो तो यहां पर फलक के साथ में अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो पूरा कोण है ना, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों, क्योंकि सतह के ऊपर ही 90 डिग्री बना रहा था, इसलिए ये पूरा 90। ऐसा का ऐसा जब आप ये कोण देखते हैं, ये तो ये भी पूरा 90। ठीक, तो इस चतुर्भुज के दो कोण तो 90 और 90 के हो गए, मतलब 180 के हो गए। तो हम बोलेंगे अगर 360 में से 180 तो इनका है, तो बचे हुए इन दोनों का भी क्या होगा, 180 होगा, है ना। 360 में से 180 घटाओगे तो कितना बच गया, 180। वो किसके पास में होगा, ए और ई के पास में होगा। ठीक है, वापस से समझो कि ये अभिलंब जो है फलक पर है, तो फलक और अभिलंब के बीच में 90, तो एक 90 इधर, एक 90 इधर। ठीक है, चतुर्भुज पता चल रहा है ना, AQER में, है ना। इस चतुर्भुज में यहाँ पे 90, यहाँ पर अगर 90 है तो ये 90 तो हटाओ 360 में से, कितना बचेगा, 180। 180 किन दोनों के पास में है, ए और ई के पास में, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, त्रिभुज AQER में, देखो देवताओं तुम्हें नहीं पता चला है तो वापस बता रहा हूं, यहां पे कोण A है, इधर कोण, इधर 90 डिग्री का कोण है, प्लस इधर ये E कोण है, और इधर कितना डिग्री का है, ये वाला, ये पूरा नीली रेखा और काली रेखा के बीच वाला, ये नीली डॉट 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 वाली और ये काली रेखा के बीच, ये 90 डिग्री का कोण है। और ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं जिनका टोटल मान कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। 90 90 180, 180 उधर जाएंगे तो माइनस के 180 हो जाएंगे, तो 360 में से 180 घटा लेना। ठीक है, तो 180 बचेगा, 360 में से 180 घटाओगे तो, हाँ, तो क्या होगा बच्चों, तो हमें पता चला कि प्रिज्म कोण ए और ई का योग भी कितना होता है, 180 होता है। ये समीकरण नंबर क्या, 6। गौर करो समीकरण 5 और 6 को, दोनों के एक तरफ 180 है राइट हैंड साइड में, तो फिर ये मान भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने लिखा क्या बच्चों, समीकरण कौन से 5 व 6
क्या होगा बच्चों को देखो, R1 प्लस R2 प्लस E बराबर होगा किसके, A प्लस E के। E से E तो जाता रहा, तो A प्रिज्म कोण का मान R1 प्लस R2 होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, इस चीज़ को भूल मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए क्या है, समीकरण नंबर 7। ये ध्यान में रखना बच्चों, किसी भी प्रिज्म के लिए उसके ये जो अंदर वाले दो कोण है ना, R1 और R2, AC फलक पर तो आपतन कोण और AB फलक पर अपवर्तन कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, प्रिज्म कोण के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना, ये एक परम सत्य गुण है प्रिज्म का, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमने किसी भी चीज़ को नेग्लिजिबल नहीं किया है, सारी चीज़ें यथावत है। फिर इस 7 वाले से A का मान मतलब R1 प्लस R2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो हमने लिखा है समीकरण 4 व 7 से क्या होगा बच्चों, मान रखो। तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर है I प्लस E माइनस का A, ऐसा ही है। इस A को उठा करके इसके पास में लेकर के आओ, तो डेल प्लस A इज इक्वल्स टू क्या होगा, I प्लस E। हालांकि ये कोई समीकरण नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसे मैं समीकरण नंबर 8 कह रहा हूं। ये भी प्रूफ करवाता है, क्या प्रूफ करवाता है, कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रिज्म हेतु विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण का योग प्रिज्म के या फिर आपतित किरण के आपतन कोण एवं निर्गत कोण के योग के तुल्य होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अतः यह सिद्ध होता है, ये भी एक सवाल है, अतः यह सिद्ध होता है कि विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण का योग प्रिज्म हेतु आपतन तथा निर्गत कोण के योग के तुल्य होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब ये हो गया हमारे पास में, आधी से ज्यादा रामायण सलट चुकी है। अब क्या है, हमें न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, मतलब इस डेल का मान मिनिमम से मिनिमम कितना होगा वो ज्ञात करना है। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, ये वास्तविकता में एक प्रैक्टिकल है, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें ये पता चलता है बच्चों कि ये विचलन कोण न्यूनतम तभी प्राप्त होता है जब आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। उस स्थिति में ऐसा भी होता है कि x y के बराबर जाता है और r1 किसके बराबर चला जाता है, r2 के बराबर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार लगा करके लिख रहा हूँ, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के तुल्य होता है। इसका मतलब क्या है, जब डेल का मान किसकी ओर जा रहा हो, डेल एम की ओर, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, डेविएशन बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। तो उस स्थिति के अंदर आई का मान किसके बराबर, ई के बराबर, जिसे हम फाइनली क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे, तथा R1 का मान किसके बराबर,
R2 के बराबर, जिसे हम फाइनली क्या लिखेंगे, R ही लिखेंगे। अभी आप इतना उतारो जल्दी से, उसके बाद में आगे हम क्या करेंगे, ये जो मान है ना, ये मान रखेंगे 8 और 7 में, और फिर हमारा काम हो जाएगा। हमें एक तो साइन आई चाहिए और एक साइन आर चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन से तो आई निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से आर निकालेंगे और रामायण खत्म। ठीक है, चलो जल्दी से उतारो इस चीज़ को, फिर हो सका टाइम रहा तो न्यूमेरिकल और करेंगे इस बीच में। जल्दी से उतारे इस चीज़ को। देखो अब ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इतने सालों से प्रिज्म का जो सवाल था वो पूछा नहीं जा रहा था, है ना। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए या प्रिज्म के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये सवाल आप कह सकते हैं कि बहुत सालों से रिपीट नहीं हो रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो इस साल मेरे हिसाब से ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, आपको शायद मेन बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। ध्यान में रखिएगा बच्चों, हम दो चीज़ें निकाल लेंगे इस डेरिवेशन में। एक तो न्यूनतम विचलन कोण डेल एम, जो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, और इसी के साथ में प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, मतलब μ2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रिज्म का अपवर्तनांक तो μ2 ही था, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक अच्छी सी इक्वेशन आएगी जिसका उपयोग हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है, और हाँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करना चालू करो बच्चों। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये आपने उतार लिया होगा, है ना, उतार लिया ना। मिटा देता हूं मैं। ठीक, तो मैं वो नीचे वाला पार्ट जो है वो हटा ही देता हूं, इस तरफ वाला। ठीक, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्थिति का उपयोग कर रहे हैं। अतः समीकरण 7 व 8 से, क्योंकि सारा काम फिर इन्हीं पे होना है। ठीक है, ये तो विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति से पहले का काम है, ये तो परम सत्य है, और इन्हीं में हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि कंडीशन अप्लाई करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो समीकरण 7 से देखो, समीकरण 7 क्या बोल रहा है, समीकरण 7 बोल रहा है R1 प्लस R2 बराबर है, और R1 और R2 की जगह आप देखोगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है, R दे रखा है, इनकी जगह R रख लो, तो फिर ये R प्लस R बराबर A हो जाएगा। इसका मतलब 2R बराबर A हो जाएगा, इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण का आधा, समीकरण नंबर 2। अरे ए क्या था, प्रिज्म कोण ही था, ये आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो और क्या होगा। ऐसा का ऐसा काम हम 8 के लिए भी करेंगे। 8 में आई तो आई ही रहेगा, ई की जगह आई रख देंगे, और ये जो डेल है इसकी जगह डेल है, ये ऊपर वाले दोनों अप्लाई करेंगे। तथा देखो भाई, डेल की जगह क्या, डेल एम, ए ऐसा का ऐसा, आई की जगह आई ही, और जहां ई दिख रहा है उसकी जगह भी आई लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, 2i। 2i बराबर कितना, डेल एम प्लस ए। तो फिर i बराबर कितना हो जाएगा, आंसर है डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। ध्यान में रखें, ये इक्वेशन नंबर 10। देखो आर भी आ गया और आई भी आ गया। स्नेल का नियम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना। स्नेल का नियम अप्लाई करें। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, स्नेल के नियम से।
क्या होता है बच्चों, μ2 प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है। चलिए देखो, आई और आर का मान रखता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तो मान रखने पर भाई आई तथा आर का मान रखने पर देखिए μ21 इज इक्वल्स टू साइन आई, आई की जगह देखो मान क्या रखना है, डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 और आर की जगह ए बाई 2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां μ21 क्या है बच्चों, बताओ भाई क्या है, जहां μ21 प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, जिसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ठीक है। डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, इससे कम विचलन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये पूछा जाता है यहां तक कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म हेतु प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब ये कर लोगे मेरे हिसाब से यहां तक। अब अगर प्रिज्म पतला हो तो फिर ए का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपतन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आई और आर दोनों ही ए पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लियर है ये बात, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूं, अब यहां पर अलग से चालू हो रहा है। पतले प्रिज्म हेतु अगर प्रिज्म पतला होगा तो ए का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो फिर ये अंदर वाली वैल्यू देखो, वैसे भी न्यूनतम विचलन कोण है, ये तो कम था ही, और ए का मान और कम हो गया, उसमें 2 का भाग और लग गया तो ये मान तो बहुत कम हो गया, ठीक है। उस केस में इसका मान कम होने के कारण साइन आई को सिर्फ ये आई ही लिखा जाए, अरे साइन थीटा को थीटा ही लिखते हैं ना, तो साइन आई को सिर्फ आई ही लिखा जाएगा, और आई की जगह क्या है, ये बात ध्यान में रखना। तो पतले प्रिज्म के लिए ये बात ध्यान में रखें, हेतु प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये लिखा जाएगा μ21 इज इक्वल्स टू, देखना ये साइन तो हटा दो, अब क्या बच गया, डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और इसमें भाग लगेगा किसका, a बाई 2 का, 2 से 2 की रामायण जाती रही, तो फिर μ21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई ए। अरे 2 से 2 तो गया आगे, चलिए अब आगे देखो, या तो इसमें भाग लगा लो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे को क्या पता चलता है,
μ21 को a से मल्टीप्लाई किया बराबर क्या, डेल एम प्लस ए को उठा करके इधर लेकर के आओ, μ21 a माइनस का है, अरे इधर प्लस का था कि इधर आते ही माइनस का, बराबर क्या, डेल एम। हमें ये तो याद करना था, न्यूनतम विचलन कोण। तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए को कॉमन लो, क्या, μ21 -1 न्यूनतम विचलन कोण। ध्यान में रखना a ब्रैकेट μ21 -1। देखो तो ये यहां से अपन को पता चला ये न्यूनतम विचलन कोण है और ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है। एक जो बेसिक गलती बच्चे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे दो है ना, इस दो से इस दो को यहीं पे काट देंगे, साइन लिखा हुआ है तो भी इधर दो से दो को काट दो। अरे देवताओं, कोण को कोण से नहीं काट सकते, इसका मतलब तो तुम क्या कर रहे हो वो और बता देता हूँ। साइन 60 बटे साइन 45 लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, ये 15 का पहाड़ा है, 15 चौके 60 और 15 × 45, तुम ये करने वाले हो। नहीं देवताओं, ऐसे कैसे कटेगा भाई। एक तो ये वैसे भी मान कम नहीं है तो साइन को हटा नहीं सकते, ठीक। मैं तो यहाँ पे ये मान कम लेकर के चल रहा हूँ, तब जाके ये स्टेप आई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 2 से 2 को यहाँ मत काट देना देवताओं, थोड़ा सा काम सही करना है, यहाँ तक तो पूरा लेकर के आओ, ठीक है ये बात। चलिए तो ये ध्यान में रखो। अब अगर कोई पूछे, क्या पूछ सकता है कि न्यूनतम विचलन कोण किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ध्यान में रखना यह प्रिज्म कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण या विचलन कोण भी आप कह सकते हैं, विचलन कोण प्रिज्म कोण तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज को सदैव ध्यान रखना। और न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है, जब आपतन कोण का मान किसके बराबर होना चाहिए, निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है देवताओं, इतना कर लोगे। चलो इस चीज को उतारो, इसके बाद में एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए उतारें इस चीज को। देखो वो जो ऊपर वाला है ना अपवर्तनांक वाला, वहां तक तो बहुत बार सवाल पहले पूछे जा चुके हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो वो वहां तक तो डेरिवेशन हमें पता ही होना चाहिए। फिर न्यूनतम विचलन कोण को अगर पूछ ले तो फिर आपको ये भी करके आना है, पतले प्रिज्म की कंडीशन लगा दीजिएगा और फिर उसके बाद में काम कीजिएगा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, अगर मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे काम बैठ जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में तो वो है ना अपवर्तनांक वाला, वो लिखा हुआ भी आता है कि वो सिद्ध कीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं। देखो ये सवाल जब भी आता है ना तब ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता है, ये दिया हुआ आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ दी हुई आती है। आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे को हमेशा से याद रहेगा। मेरा फर्स्ट बैच था, उस फर्स्ट बैच में बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी हाइट और उसकी शक्ल मेरे को आज भी याद है। वो 6.2 या 6.3 फीट का वो बंदा, मतलब मेरे से आप 1.5 गुना मानो,
इतनी नहीं, 1.5 तो ज़्यादा बोल गया मैं। मतलब 6.2 6.3 उसकी हाइट थी, मतलब बहुत अच्छी खासी हाइट, और बिल्कुल पतला सा बच्चा वो। और मैंने ये सवाल दिया था तब, और तब बोर्ड में आया भी था। खैर, तो सवाल ऐसा ही दिया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक इतना होता है। प्रिज्म में अपवर्तन को समझाते हुए प्रिज्म का अपवर्तनांक इतना होता है, सिद्ध कीजिए। अब देखो बच्चे ने दिमाग क्या लगाया है, वो बहुत ही बढ़िया लगा। 3 नंबर के सवाल में उसने 2 नंबर निकाल दिए मेरे, और बाद में बताया कि सर आपने इसमें नंबर दे दिए मेरे को। देखो मैं बताता हूँ उसने क्या किया। ये चीज़ आज तक मेरे जहन में बैठ गई कि कलाकारी किसे कहते हैं। देखिए, तो ये दिया हुआ है और उसे पता था कि अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये तो 10वीं से सबको रटा हुआ है, ठीक है। तो देखो उसका दिमाग देखो बच्चे का, तो उसने ये दिमाग लगाया कि आई का मान तो इसके बराबर है और आर का मान इसके बराबर, ठीक है। तो वो क्या करता है, पीछे रफ में काम किया। आई बराबर क्या, डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो फिर 2i बराबर क्या हो गया, डेल एम प्लस ए हो गया। तो डेल एम बराबर क्या हो गया, 2i माइनस ए हो गया, ठीक है। चलो एक यहां से, फिर r बराबर क्या हुआ, आंसर है a/2 हुआ। तो a बराबर क्या हुआ, 2r हो गया। डन हो गया। और फिर उसने शुरुआत को स्टार्ट किया x प्लस R1 से। तो i बराबर x प्लस R1, x बराबर i माइनस R1, तथा e बराबर उसने लिखा y प्लस R2, तो y बराबर e माइनस R2, ठीक है। और डेल बराबर क्या, x प्लस y, तो फिर इसकी वैल्यू उसने रख दी i माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, और ये हो गया i प्लस ई माइनस R1 माइनस R2, और ये हो गया, मैथमेटिक्स का था वो बच्चा, R1 प्लस R2। डन। चलो इतनी चीज अब उसने कैसे काम करना चालू करी वो देखो। हमें पता है चित्र से ये रामायण चालू करी, ठीक है। फिर चित्र से ही हमें पता है आगे ये यूं चल रहा है, वो उल्टा। a इज इक्वल्स टू 2r होता है, तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में, यहाँ पे लिख दिया न्यूनतम विचलन की अवस्था में a इज इक्वल्स टू 2r होता है, तो r इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। फिर न्यूनतम विचलन की अवस्था में डेल m बराबर 2i माइनस ए होता है, तो 2i बराबर ये, तो i बराबर ये। स्नेल के नियम से, यहाँ पर लिख दिया स्नेल के नियम से, म्यू बराबर क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, मान रखने पर प्रूव्ड। बीच वाली स्टेप खा गया है ना, जहां से ये प्रूव वाले थे वो वाले खा गया, और पूरा का पूरी रामायण उसने चिपका दी। कहां से चिपकाई, मेन स्टेप तो यहीं से चिपका दी, यहीं से, ठीक है। तो इतना ही गौर करना हुआ, शुरुआत कैसे की, एंड कैसे किया। बीच में तो हालांकि बहुत कम पढ़ पाते हैं, क्योंकि 100-150 कॉपियां होती हैं। दूसरे तीसरे दिन प्रिंसिपल सर बोल देते हैं कि बताओ बच्चों को, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर कॉपी, चाहे कोई 3 नंबर का सवाल था, उसकी राइटिंग थोड़ी सी खराब थी, एक उसको ये बेनिफिट मिला, ठीक। राइटिंग खराब होने का भी बेनिफिट है, टीचर ऐसे ही निकाल देता है कि आंसर तो सही लिखा है क्या, या थोड़ा बहुत काम सही किया है क्या, ठीक है। तो उसने ये काम किया और ये काम किया, मैंने 3 में से उसको 2 नंबर दे दिया। वो मेरे को कॉपी आके दिखाता है कि सर एक बार के लिए तरीके से देखो, मैंने ऐसे 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 लिखा है, ये देखो पीछे रफ काम दिखाया उसने कि सर देखो पीछे मैंने ऐसे किया और इसको ऐसा क्रम चेंज कर दिया। मेरे को वाकई में इतना अच्छा लगा, मैंने उसके 2 नंबर से काट करके 3 नंबर कर दिया। मैं कि ऐसा काम तो एग्जाम में भी करके आ जाना, कोई नंबर नहीं काटने वाला। वो बेचारा पास भी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये दिमाग और अप्रोच है बच्चों। जब हमें कुछ भी नहीं आता है ना, तो हमारा दिमाग जो है क्रिएटिव है। अरे हम इंडियन है बच्चों, क्रिएशन तो हमारे दिमाग में पहले से ही है, जुगाड़ में हमेशा से आता था, ठीक है। तो ये जुगाड़ था उस बच्चे का, जिसके कारण उसने 3 में से 2 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो आप बस हार मत मानो, चीजें आएंगी, ये बात ध्यान में रखना, है ना। हो गया ये डन।
तो हमारे पास में क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। हमारे पास में प्रिज्म का अपवर्तनांक है जो कि कितना था, साइन डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। ठीक है, और न्यूनतम विचलन की अवस्था में ही हम काम कर रहे थे, तो हमने लिखा था ये कुछ ऐसा आ रहा था, ए तो बाहर आ गया, n21 की जगह μ21 -1। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये प्रिज्म में हमारे पास में आया, ये न्यूनतम विचलन की अवस्था में हमने निकाल लिया था। अदरवाइज अगर न्यूनतम विचलन को नहीं बोल रहा है तो फिर आप ये ध्यान में रखो, आपतन कोण प्लस निर्गत कोण बराबर प्रिज्म कोण प्लस विचलन कोण, ये वाली लाइन ध्यान में रखना। और क्या, R1 प्लस R2 बराबर A होता है। ये परम सत्य है, इसमें न्यूनतम विचलन भी कुछ नहीं करेगा, न्यूनतम विचलन हो तो भी काम करेगा, न्यूनतम विचलन नहीं हो तो भी काम करेगा। लेकिन जब न्यूनतम विचलन आ जाता है तो हम यहाँ पर पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो परम सत्य ज्ञान है और ये वो ज्ञान है जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई करके प्राप्त किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या बोल रहा है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले या प्रिज्म कोण वाले, अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण एक ही होगा, 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, √2। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, या अभी इसने तो खुद ने कंडीशन लगा दी, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। और क्या ज्ञात करना है वो देखिए, वो बोल रहा है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण तो डेल एम होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। दूसरा, आपतन कोण। तीसरा, अपवर्तन कोण। और चौथा, निर्गत कोण। निर्गत कोण ई होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, ये सारी चीजें वो हमें पूछ रहा है। और डेटा 2 दे रखा है, ये 2 चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहले लिख लो क्या है, प्रिज्म कोण ए दिया हुआ है आपको, कितना, 60 डिग्री, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू भी दिया हुआ है, कितना, √2। तो फिर इससे एक ही फॉर्मूला में पता है, या तो sin i अपॉन sin r लिखें वो, या फिर म्यू से वो काम करना चालू करें। चलो मैं r का मान तो आसानी से निकाल लूंगा, वो तो बहुत सिंपल बैठेगा। चलिए तो काम करते हैं, पहले तो डेल एम निकालते हैं। तो हमने लिखा, हमें पता है, क्या पता है, μ21 इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन, क्या बच्चों, a बाई 2, है ना। चलिए काम करें, साइन डेल एम तो पता नहीं, ज्ञात करना है। a का मान कितना है, 60 डिग्री साफ साफ दिया हुआ है, भाग लगाओ 2 का, और नीचे यहाँ पर साइन a बाई 2, मतलब 60 में 2 का भाग लगाओ। यहाँ पर तो भाग लगा सकते हो, एक ही जगह पर है तो 30 आएगा, और म्यू का मान कितना, √2 है। ठीक है, साइन 30 हो गया, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है क्या। चलिए तो ये साइन 30 हो गया है ना, और √2 को आपको किससे गुणा करना है, साइन 30 से गुणा करना है कुल मिला करके। अरे वज्र गुणा ही तो होगा, बराबर में क्या बच्चों, साइन डेल एम प्लस 60/2, ऐसा ही तो है। चलो साइन 30 का मान कितना, 1/2, तो मैं लिखूंगा √2 गुणा 1/2। क्या होगा बच्चों, ये कटेगा तो नीचे √2 आ जाएगा,
तो ये हुआ 1/√2 सोल्व करने पर, बराबर में कितना, साइन डेल एम प्लस 60/2, ये तो होगा। अब एक और करो, 1/√2 क्या होता है, 1/√2 साइन 45 होता है क्या? अरे साइन 45 ही तो होता है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही है। डेल एम प्लस 60/2 डन हो गया क्या? तुलना करने पर साइन दोनों तरफ आ रहा है तो तुलना करो, 45 बराबर क्या हो गया, डेल एम प्लस 60/2, गुणा करो 45 को 2 से, 90 आया क्या, 90 बराबर डेल एम प्लस 60, तो डेल एम बराबर क्या हो गया, 90 माइनस 60 बराबर कितना, 30 डिग्री न्यूनतम स्थिर कोण। पहला सवाल कंप्लीट। ठीक है, आई देखो, आई कैसे निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू देखो साइन आई, ये आई है बच्चों, कितना, डेल एम प्लस a/2, डेल एम का मान कितना है बच्चों 30, इसका मान कितना, सॉरी a का मान कितना है 60/2, 90 में 2 का भाग लगाया कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपतन कोण का मान कितना, 45। फिर r बराबर क्या बच्चों, a/2 है ना, a का मान कितना 60 में भाग लगाया 2 का, कितना आएगा 30 डिग्री। फिर है निर्गत कोण, देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में पूछ रहा है वो निर्गत कोण, तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, न्यूनतम विचलन की स्थिति में a/2 होगा। अरे सॉरी, ये a/2 कैसे आया, ये तो r होता है। ओके, न्यूनतम विचलन की स्थिति में e का मान किसके बराबर, आई के बराबर, आपतन कोण और निर्गत कोण तो बराबर होने चाहिए। ठीक, तो फिर कैसे काम करेंगे, तो हमने बोला अगर ये दोनों बराबर हैं, आई का मान तो मैं निकाल चुका हूँ, कितना, 45 डिग्री। बताओ भाई, होगा नहीं होगा, सवाल इजी था। चलो, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, प्रिज्म से रिलेटेड सबसे सिंपल सवाल करवाया है मैंने आपको। प्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टिपिकल और इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा जब हम वो फाउंडेशन वाला पार्ट चालू करेंगे उसके अंदर हम काम करने की कोशिश करेंगे, उन सवालों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, तो आपको प्रिज्म के कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रिज्म आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से प्रिज्म ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट बहुत अच्छा है, उसके न्यूमेरिकल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ अभी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो नेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्ण विक्षेपण बहुत अच्छा, ये जो रेनबो वेनबो बनता है ना, इसमें वर्ण विक्षेपण का बहुत बढ़िया रोल है बच्चों। ठीक है, वो जो 7 कलर देखते हो ना, या किसी भी चीज़ का आप जो कलर देखते हो आकाश में, वो मोस्टली जो है वो वर्ण विक्षेपण से ही समझाया जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, चैनल को सपोर्ट करते रहें। अभी तक आपने जो सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर।